हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। हम एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वैसे तो ग्रीन बोर्ड पर ये जो चैप्टर है वैसे समझा दिया है, लेकिन अब हम करने लगे हैं इसकी लाइन टू लाइन रीडिंग। सो आइए शुरू करते हैं। हमने एक लेक्चर फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी, ये लेक्चर नंबर 2 है ऑफ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, राइट। सो अब हम करने वाले हैं हमारा जो आज का लेक्चर है उसे शुरू। तो आप सब अपनी एनसीईआरटी या तो खोल लीजिए या फिर डियर स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक है, इस मतलब जो पेजेस मैं आज कवर करूँगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी नई नहीं है, क्योंकि ये नया वर्जन है एनसीईआरटी का, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो वो आप वो भी देख सकते हो। आप साथ में अपनी एनसीईआरटी खोलिए, अगर कोई चेंज है तो नोट कर लीजिए, और अगर ज़्यादा चेंज है तो नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ और प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम टॉपिक 2.2 दैट इज एटॉमिक मॉडल्स। हम इस टॉपिक से क्या करने वाले हैं, इसको शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मॉडल्स कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, देखिए, ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने करे हैं मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस हैव सजेस्टेड दैट Dalton's indivisible atom is composed of subatomic particles carrying positive and negative charges। वो कहता है भी अभी तक जितने भी हमने ऑब्जर्वेशंस देखी हैं उन एक्सपेरिमेंट्स से, जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे ऊपर, ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में आपने देखा है भी जो एटम जो होता है बेसिकली, जो डाल्टन ने कहा था भी इनडिविजिबल है, लेकिन वो इनडिविजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का देखा भी, उन पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नेगेटिव चार्ज किस पे है, तो वो हमने कहाँ देखा, जो ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए उसके ऑब्जर्वेशन में हमने वो नोट किया। The major problems before the scientist after the discovery of subatomic particles were। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस डिस्कवरी के कारण साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ी, वो क्या प्रॉब्लम थी, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भी क्या एटम स्टेबल है या नहीं है, एटम का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अनस्टेबल स्टेट में एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी भी स्टेबिलिटी एटम की। सेकंड क्या थी, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कंपेयर करना जो एलिमेंट्स हैं उनके बिहेवियर को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। तो ये जो थी, ये दिक्कतें जो हैं मतलब वो फेस कर रहे थे, और भी कई दिक्कतें थी, आइए देखते हैं। दो तो प्रॉब्लम आपको बता दी, सबसे पहले था भी स्टेबिलिटी का इशू चल रहा था, सेकंड ये चल रहा था भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण उसका बिहेवियर। थर्ड था टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। वो कहता है भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे, देखो, दो एटम्स हैं वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे H2O की बात ले लो, H2 + O2 एक मॉलिक्यूल बनाएगा H2O, या मैं कहूँ H2 भी कैसे बना है, दो H से मिलकर बना है, तो एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना भी इनको थोड़ा सा इशू लग रहा था। लास्ट चीज़ क्या थी, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम्स। एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो रेडिएशंस होती हैं, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है, उनके नेचर को, उसके ओरिजिन को भी, वो कहाँ से आई उसे भी ये समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स उसको फेस करने को हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स वर proposed to explain the distribution of these charged particles in an atom। एक एटम के अंदर different atomic models बनाए गए जिन्होंने क्या किया, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इन पे चार्जेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, उनको एक एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन किया गया। ऑल्दो सम ऑफ दीज मॉडल्स वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अभी भी कई मॉडल्स ऐसे थे जो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जिनमें से दो
जो मॉडल्स है उनमें से एक था जे थॉम्सन जी ने प्रोड्यूस किया था, साइंटिस्ट ने, और सेकंड जो मॉडल था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रपोज किया था। तो उन मॉडल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। इन मॉडल्स की नीड क्यों पड़ी वो हमें वो बता चुका है ऑलरेडी, क्योंकि स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नहीं, उसके बिहेवियर को नहीं, उसके ओरिजिन को, मतलब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से ये कुछ मॉडल्स आए जिन्होंने उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी मतलब वो कैसे प्रेजेंट है, कैसे अरेंज्ड है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक एटम में, उसकी अरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया। उससे पहले आपको एक टेबल भी यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। इस टेबल में डियर स्टूडेंट्स एक तरफ नेम लिखे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उनके सिंबल लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, है ना। उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया, उसका चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6021776 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम होती है। इसकी होती है +1.6021776 इंटू 10 की पावर -19, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज़ 0 चार्ज, तो वो 0 दिखाया है। रिलेटिव चार्जेस उन्होंने लिख दिया है, अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, नो चार्ज होता है। अब आता है मास बाय उसका मतलब मास बाय केजी का रेशो, फिर मास बाय यू में उन्होंने टर्म्स में दिया है, फिर उसका अप्रॉक्सीमेट मास दिया। तो इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्सीमेट मास उसने हमें 0 दे दिया है, पर यू दिया है उन्होंने। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सेम दिया है उसने 1-1। अब हम शुरू करने लगे हैं थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम, सबसे पहला मॉडल हमारे एटम का। उससे पहले मैंने एक पैराग्राफ रीड किया है, आपने वीडियो को पॉज करके उस पैराग्राफ को रीड करना है बहुत ही प्रॉपरली, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और उसे क्या कीजिए, रीड कीजिए डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, सबसे पहले आता है थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम किसने प्रपोज किया था, जे थॉम्सन ने प्रपोज किया था, ओके। सबसे पहला मॉडल आता है थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉम्सन ने 1898 के अंदर प्रपोज किया था ये मॉडल, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने कहा था दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। एक एटम जो होता है, आप देख सकते हो नीचे स्ट्रक्चर भी है, ये क्या होता है, इसकी एक स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप मतलब स्फीयर की एक शेप है, जिसका रेडियस अप्रॉक्स जो है वो 10 रेज टू द पावर -10 मीटर है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज से घिरा हुआ है। आप देखिए, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जस्ट नीचे, मैं आपको 1 सेकेंड आई विल शो यू, हाँ जी, ये जो आपको नीचे ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से एम्बेडेड है। तो वो यही कहता है, जे थॉम्सन ने इन 1898 प्रपोज दैट एन एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। एक एटम की एक स्फेरिकल शेप होती है जिसका रेडियस अबाउट 10 की पावर -10 मीटर है, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिवली चार्ज पूरी तरह से इक्वली, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज इट टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज हैं भी, वो क्या कर रहा है, उसको एक स्टेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड है। अब आप देखिए, बेसिकली क्या है, प्रोटॉन्स तो सारी तरफ फैले हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज। आप यहाँ देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दिखा रखे हैं ना, ये येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड दिखा रखे हैं। मैनी डिफरेंट नेम्स वर गिवन टू दिस मॉडल। इस मॉडल को और भी बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटरमेलन के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, उसके सीड्स काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, और जो बाकी का पोर्शन होता है, रेड पोर्शन होता है, दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर। जो पॉजिटिव एरिया एम्बेडेड है, सारी तरफ फैला हुआ है, वो हमारा होता है रेड कलर जो हमारा वाटरमेलन में। और जो सीड्स होते हैं, सीड्स किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो यही बोलता है भी ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर एम्बेडेड हैं, वो इस सच मैनर में एम्बेडेड हैं भी वो उसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। इसे और क्या क्या नाम दिया गया है, प्लम पुडिंग मॉडल क्योंकि वो उसकी तरह अपीयर होता है, रेजिन पुडिंग मॉडल क्योंकि उस तरह अपीयर होता है, और वाटरमेलन से भी कंपेयर किया गया क्योंकि वो उसकी तरह अपीयर होता है। ठीक है, आगे देखिए, दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग। इस मॉडल को हम एक पुडिंग की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। वाटरमेलन की तरह कर सकते हैं, जहाँ पर वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद प्लम्स
ठीक है, मतलब जो भरा हुआ है, जो एरिया है उसका बाकी का पॉजिटिवली चार्ज है, और सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं और उसके अंदर एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर भरे हुए हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट, इस मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, मास ऑफ एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम। जो मास है ना, इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, जे थॉम्सन मॉडल के अकॉर्डिंगली, जिसको हमने वाटरमेलन से कंपेयर किया है, प्लम पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया है, वो ये कहता है जो पॉजिटिवली चार्ज जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसी तरह से मास जो है उस मतलब स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, होली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल्दो दिस मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, इस मॉडल ने न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन करी, भी एक एटम न्यूट्रल होता है, इस मॉडल ने एक्सप्लेन की वो चीज़, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए ये उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं था, उसके रिजल्ट्स को ये एग्जैक्ट प्रूव नहीं कर पा रहा था। आगे देखिए, थॉम्सन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला फिजिक्स के लिए, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। इन्होंने क्या किया, जो गैसेस के थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाई, उन पर इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इन्वेस्टिगेशंस की थी उन पे, उस पर मतलब इन्होंने अपना पूरा काम किया था इस वजह से। ठीक है, तो मतलब जे थॉम्सन जी का उन्होंने हमें जो साइंटिस्ट है जे थॉम्सन, उसका हमें उसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया भी, उसका स्ट्रक्चर एक एटम की तरह है। ठीक है, वाटरमेलन से कंपेयर किया गया भी, एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज वो भरा होता है और वो ऐसे स्प्रेड होता है जैसे मास स्प्रेड होता है एटम का, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, लाइक द सीड्स ऑफ अ वाटरमेलन। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने हमें क्या बताया, जो यहाँ साइड पर स्टूडेंट से आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है, जो आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है, आई गेस इट्स द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इनको अभी करेंगे, ग्रीन वाले बॉक्स को हम लास्ट में कवर करते हैं, उससे पहले हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, राइट। तो अब आता है 2.2.2 रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उससे पहले फटाफट से क्या कीजिए, थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम को वीडियो को पॉज करके रीडिंग ले लीजिए फटाफट, मतलब आपने टाइम नहीं लगाना है। जब मैं आपको बोलती हूँ भी आपने रीडिंग लेना है ना, आपका काम होना चाहिए वीडियो को पॉज किया, फटाफट से उसे एक पैराग्राफ को रीड किया और नेक्स्ट पे चले। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, अब हम करने लगे हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। हाँ जी, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या स्टेट करता है ये देखते हैं। रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के नेम भी उन्होंने हमें दिए हैं, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्टसन। ये जो स्टूडेंट्स थे और रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, बोम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल, दे बोम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल्स की बोम्बार्डमेंट करवाई। ठीक है, आगे देखिए, रदरफोर्ड्स फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, आगे देखते हैं हम। इन्होंने फिर ये दे दिया हमें, 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, नीचे स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट लाइन या ओके। सो द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.5। पहले इसे रीड करते हैं फिर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या कहता है वो, अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वॉज डायरेक्टेड एट द थिन फॉयल, जिसकी थिकनेस उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 100 नैनोमीटर बोली है, ऑफ गोल्ड मेटल। इन्होंने बोला भी हमने हाई एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को कहाँ से, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से बम्बार्ड करवाया, किस पर, एक थिन फॉयल पर गोल्ड मेटल के बम्बार्ड करवाया। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर 2.5 में। पहले इसको ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यस ये देख सकते हो, ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जहाँ से क्या है, अल्फा पार्टिकल की रेस चल रही हैं और ये एक लेड प्लेट पर क्या हो रही है, बम्बार्ड हो रही हैं अल्फा पार्टिकल की जो है, और वो फर्दर कहाँ क्रॉस ऑन करके गोल्ड फॉयल पर हिट कर रही हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए, द थिन गोल्ड फॉयल हैज़ अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। अब देखिए, जो यहाँ आपको मैंने ये दिखाई, ये रही, ये गोल्ड फॉयल आपको देखने को मिल रही है, येलो से कलर से इन्होंने शेड की है। ये क्या है, ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट से क्या है, सराउंडेड है। आप देख सकते हो ये इससे क्या है, सराउंडेड है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए,
Whenever अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब वो स्क्रीन को स्ट्रक करते हैं, अ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट वॉज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट। जब भी ये गोल्ड फॉइल को स्ट्रक करेंगे तो एक ना फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ से क्या करेगी, ये देखो यहाँ से फ्लैश ऑफ लाइट क्या करेगी, ट्रैवल करेगी इन ऑल द डायरेक्शंस। जहाँ पर जिस डायरेक्शन में जाएगी वो बताती हूँ किस डायरेक्शन में कौन सी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, द रिजल्ट्स ऑफ स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। अब स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्केटर करने का मतलब क्या होता है, फैलना। किसी चीज़ को हिट करके वो इधर 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 हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, जा रही है, स्कैटर कर रही है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड इवनली ओवर द एंटायर एटम। इनके अकॉर्डिंगली, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली जो मास होना चाहिए वो एटम का पूरा इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए। ऊपर बताया ना उसने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में भी एटम का मास जो होता है वो इवनली स्प्रेड होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है थ्रू आउट। तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहा है भी अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल, फॉइल के अंदर जो गोल्ड एटम प्रेजेंट है उसका मास इवनली स्प्रेड होना चाहिए अक्रॉस द एंटायर एटम। एंड अल्फा पार्टिकल्स हैड इनफ एनर्जी टू पास डायरेक्टली थ्रू सच अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और अल्फा पार्टिकल जब उससे पास कर रहे हैं ना तो वो एकदम से पास कर जाए, डायरेक्टली पास कर जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे देखिए, it was expected that the particles would slow down and change direction only by small angles as they pass through the foil। पता है क्या, ये फॉइल से जैसे पास करते हैं ना तो इनको था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भी वो स्लो डाउन कर जाएंगे और वो थोड़ा सा ही अपनी मतलब डेविएशन, जैसे स्ट्रेट जाना था थोड़ा सा ही एंगल टिल्ट करके मूव करेंगे क्योंकि वो हिट कर रहे हैं किसी चीज़ को। क्या था देखो, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, उन्होंने ना उस गोल्ड फॉइल से हिट किया और वो कई तो स्ट्रेट चले गए, कई ऊपर चले गए, कई नीचे चले गए। इनको ये एक्सपेक्टेड था वो जो ऊपर और नीचे जाएंगे ना वो बहुत ही छोटे एंगल से जाएंगे, ज़्यादा मतलब डेविएट नहीं करेंगे। डेविएट मतलब अपने पाथ से कहीं और नहीं चले जाएंगे, स्ट्रेट तो जा ही रहे हैं। अब स्ट्रेट जाना था उन्होंने लेकिन वो किसी चीज़ से हिट कर गए तो उन्होंने अपना एंगल चेंज कर लिया। इनको था भी वो बहुत स्मॉल एंगल से चेंज होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व करी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखी भी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कई तो ना बिना डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट होता है मतलब एंगल चेंज करना, अनडिफ्लेक्टेड मतलब कईयों ने एंगल अपना चेंज नहीं किया, कई स्ट्रेट की स्ट्रेट पास कर गई। सेकेंड उन्होंने देखा अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। भी बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आ रही थी, जैसे ये गोल्ड फॉइल है, स्ट्रेट आते थे वो कहीं ना बहुत छोटे एंगल से नीचे की तरफ चलेगी या ऊपर की तरफ चलेगी, बहुत छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन। उसके बाद अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही बहुत कम अल्फा पार्टिकल, अप्रॉक्सीमेट एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से, मतलब एक अल्फा पार्टिकल ऐसी थी जो वापस की वापस आ गई, स्ट्रेट जा रही थी, हिट करने के बाद वापस आ गई, डिफ्लेक्ट बैक कर गई और 180 डिग्री का उसने एंगल बना दिया। तीन इन्होंने कंडीशंस हमें बताई। देखो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम की हेल्प से। 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये देखिए ये क्या था, सोर्स था अल्फा पार्टिकल का, ये लेड प्लेट से पास होते गोल्ड फॉइल पे हिट की तो कई तो स्ट्रेट चलेगी, कई बहुत ही छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई और कई क्या हो गई, वापस की वापस आ गई। तो नीचे मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये रहा। इसमें क्या है देखिए, जैसे ये बीम है अल्फा पार्टिकल्स का, थिन गोल्ड फॉइल से जब स्ट्राइक करी तो कई तो स्ट्रेट चलेगी, देखो कई क्या हो गई, स्ट्रेट चली गई, मोस्टली स्ट्रेट चली गई, कई क्या हुआ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये जैसे थिन गोल्ड फॉइल है यहाँ से स्ट्राइक करी तो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई और कई क्या हो गई, वापस ही आ गई। देखो ये वापस आ रही है ना, जैसे कई क्या हो गई, वापस ही आ गई। ठीक है, आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस अब इससे देखी गई, ये तो क्या था भी तीन चीज़ें देखी गई भी, कई अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कई अल्फा पार्टिकल्स क्या है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, कई अल्फा पार्टिकल्स को क्या हुआ, वापस ही आ गए, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन। अब इन ऑब्जर्वेशन, तीन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाली। पहली क्या थी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। वो कहता है बहुत ज़्यादा स्पेस क्या है, खाली है एटम के अंदर। क्यों खाली है, क्योंकि कई स्ट्रेट पास कर गई। स्ट्रेट पास करने का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस एटम के अंदर प्रेजेंट है। देखो स्ट्रेट कब पास करेगी, जब वो किसी से हिट नहीं करेगी, मतलब वो स्ट्रेट पास कर गई, अनडिफ्लेक्टेड पास कर गई, इसका मतलब एटम क्या था, एम्प्टी था, इस वजह से वो स्ट्रेट जा सकी। तो पहले इसने ये ऑब्जर्वेशन मतलब कंक्लूजन निकाली। सेकेंड इसने क्या निकाली, आइए देखते हैं। हाँ जी,
अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम थी जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द enormous repulsive forces showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड देखिए. अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे मतलब, और वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए. वो स्मॉल एंगल से क्यों डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज है इसका मतलब वो इवनली स्प्रेड नहीं था. Positive charge has been concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positively charged alpha particles. देखो, मान लो यहाँ पर जैसे पॉजिटिवली चार्ज एक सर्कल में स्प्रेड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कई अल्फा पार्टिकल जो उसके ऊपर से गए ना वो तो स्ट्रेट चले गए. लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स इधर से आ रहे थे, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से क्रॉस करने लगे, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, स्ट्रेट नहीं जा पाई. इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज सारी तरफ फैला हुआ नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज एक पर्टिकुलर रीजन में ही फैला हुआ है. और जब उस रीजन से कोई अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो रिपेल कर जाता है, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाते हैं जिसके कारण वो स्मॉल एंगल से होता है. इसका मतलब अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज सारी तरफ फैला होता तो क्या होना था, तो सारी तरफ से हमारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने थे, लेकिन कई अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे. इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अनइवन स्प्रेड है, एक ही जगह पर स्प्रेड है, जिसके कारण जब वो उस जगह से निकलेंगे तो वो छोटे एंगल से निकलेंगे. आगे देखिए. Conclusions by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of atom. जो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर मोस्ट पोर्शन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. वो बोलता है कि वो रीजन है ना, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, जीरो के समान है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम. द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 की पावर -10 मीटर रेडियस हमें पता है, लेकिन उस न्यूक्लियस का, एटम के न्यूक्लियस का रेडियस कितना है, 10 की पावर -15 मीटर है, जो कि एज कम्पेयर टू मतलब एटम क्या है, नेग्लिजिबल है, कम है. वन कैन अप्रिशिएट दिस डिफरेंस in size by realizing that if a cricket ball represents a nucleus, मान लो क्रिकेट बॉल एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है, तो उस एटम का जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर होगा. ठीक है, आगे देखिए. मतलब उन्होंने कंपेयर करके बताया है भी कितना कम होगा, कितना कम होगा. आप ये देखो ना, साइज का फर्क देख के बता रहा है. अब वो क्या कहता है भी, ये ऑब्जर्वेशंस हुई, कुछ कंक्लूजन हुई, तो अब फाइनली रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना मॉडल ऑफ एटम दिया. रदरफोर्ड ने पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, उन ऑब्जर्वेशंस मतलब उसने उन ऑब्जर्वेशंस पर कुछ कंक्लूजन दी, है ना. अब उन कंक्लूजन की हेल्प से और ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उसने अपना मॉडल ही बना दिया, जिस मॉडल का नाम उसने क्या रखा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. और इस मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली क्या था, देखिए क्या इसने मॉडल ऑफ एटम में अपनी कंक्लूजन्स दी, क्या इसने फाइनल रिजल्ट दिया. द पॉजिटिवली चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. मैंने अभी आपको बोला, अगर मान लो बीच में पॉजिटिव चार्ज था तो जो अल्फा पार्टिकल इधर से निकलेगी, बीच से निकलेगी, वही डिफ्लेक्ट होगी. अगर ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता तो वो डिफ्लेक्ट होती, लेकिन ऊपर नहीं था, कई पार्टिकल स्ट्रेट गए. मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो एटम का मास है वो एक रीजन में क्या है, ऐसे एक रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड है, बहुत ही छोटे रीजन में. और इस छोटे रीजन को, स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम को बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि मिडिल में बिल्कुल कन्फाइंड होता है. और रदरफोर्ड ने ही इसका नाम दिया न्यूक्लियस. पहला इसने अपने मॉडल में ये स्टेट किया. सेकेंड इसने क्या स्टेट किया ये देखते हैं. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस जो है वो सारी तरफ से इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है. दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस. देखो क्या होता है, बेसिकली ये एक एटम है और ये इस एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एरिया है जो कि न्यूक्लियस है. समझ पा रहे हो, ये न्यूक्लियस है. और जैसे ये एटम के अंदर क्या होते हैं, ये शेल्स होते हैं, और ये जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इस न्यूक्लियस के अराउंड, मतलब क्या करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. इस न्यूक्लियस के शेल्स के अराउंड, मतलब शेल्स के अंदर रिवॉल्व करता है, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है. देखिए, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड. और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स. ऐसे ऑर्बिट्स में, सर्कल में वो मूव करते हैं ये न्यूक्लियस के अराउंड. ये न्यूक्लियस है, ये वाला रीजन देखो शेड कर दिया. इसके अराउंड इन सर्कुलर पाथ्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम. रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटम है ना वो सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता है इन
विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ सन, जिसमें न्यूक्लियस क्या करता है, सन का रोल प्ले करता है, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स का काम करते हैं, प्लैनेट्स का काम करते हैं, प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। आगे देखिए लास्ट चीज इसने ये कही, इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड ऑन करके रखते हैं। तो ये बेसिकली क्या बताया उसने हमें, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हमने मॉडल देखा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें उसने हमें ये बताया था भी एक एटम जो है उसने उसे वाटरमेलन से कंपेयर किया, भी एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ये इसने हमें बताया। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मतलब थॉमसन ने हमें न्यूट्रलिटी तो एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन रदरफोर्ड के आने पर हमें ये पता चला भी जो न्यूक्लियस होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइड होता है, सेंटर में होता है ना। और हमने ये भी देखा जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू एटम नेग्लिजिबल होता है, और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। फिर हमने ये भी देखा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके पहले आप रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को भी पढ़ोगे और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को फिर से एक बार क्विक रिविजन दोगे। लाइन टू लाइन आपने भी पढ़ना, जब भी मैं आपको बोलती हूँ वीडियो को पॉज करके रीड करो, तो आपने उस टाइम पर वीडियो को पॉज करके रीड करना है, ये आपका रूल होना चाहिए, ठीक है, तभी समझ आएगा। देखो अभी पढ़ लोगे तो समझ आएगा, बाद में करोगे तो फिर इशू होगा, प्रॉब्लम होगी, भूल जाओगे। अभी साथ के साथ पढ़ लोगे तो आपको जगह हाँ मैम ने अभी मैंने सुना और अभी मैंने ये रीड किया, यही चीज़ें हाँ मेरी पक्की हो गई, तो वो याद रहेगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्या टॉपिक है हमारा, एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मास नंबर क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक बार पहले मैं अपनी तरफ से समझाती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। देखो कोई भी एक एटम एक्स है, ठीक है, कोई भी एक एटम एक्स है, उसके पैर में हमेशा हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर हम हमेशा A लिखते हैं जो कि हमारा मास नंबर होता है, या उसका मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास। तो Z होता है एटॉमिक नंबर और A होता है उसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है। अब देखते हैं जो Z होता है ना एटॉमिक नंबर, उसका मतलब होता है भी कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। और मास नंबर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर या फिर एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो अब अपन रीड करते हैं, देखो फिर मैं आपको सारा कुछ इन डिटेल दोबारा से बता दूंगी। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, हम बोलते हैं ना न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर। As established earlier, the charge on the proton is equal but opposite to that of electron। देखो जब हमने ऊपर देखा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है उसकी वैल्यू सेम है, बस आगे जो चार्ज का साइन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव लगता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव लगता है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। यह भी आपको बता चुकी हूँ, एटॉमिक नंबर पैर में लिखा जाता है और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 1 नंबर बोला है, हीलियम को 2 नंबर बोला है, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर है, उनको हमने नंबर दे रखा है, ये 1 2 ये 3 ये 4 5। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है भी उसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो एटॉमिक नंबर हमने कहाँ से दिया, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हेल्प से हमने उसको एटॉमिक नंबर दिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल दे रहा है वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1। देखो हाइड्रोजन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सोडियम में, सोडियम ठीक है, सोडियम एटम में इट इज़ 11, सोडियम में 11 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन का 1 होता है और सोडियम का 11 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 है। सोडियम में 23 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 23, सॉरी सोडियम में मैं उसका वो बोल बैठी, मास बोल बैठी, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। इतनी चीज़ क्लियर है। इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी, एक एटम जो है वो न्यूट्रल है,
स्टेबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल के केस में, जब न्यूट्रल पता है कौन सा होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर आपको कोई एटम नॉर्मल देखने को, एक आपको देखने को मिल रहा है Na, एक आपको देखने को मिल रहा है Na पॉजिटिव। Na का मतलब है वो न्यूट्रल है, Na पॉजिटिव का मतलब उस पर चार्ज प्रेजेंट है। तो वो कहता है कोई भी न्यूट्रल अगर आपको देखने को मिल जाए, उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मेक मिनट, हाँ जी ये रहा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम एट 1 and 11, क्योंकि H जो है वो न्यूट्रल है, सोडियम भी न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो न्यूट्रॉन्स कह रही इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम के केस में। अब उन्होंने फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर लिया है, 1 सेकेंड, हाँ जी, फॉर्मूला देखो क्या है, एटॉमिक नंबर जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होगा। वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के कारण ही पॉजिटिवली चार्ज आता है न्यूक्लियस पे। द मास ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन जो मास होता है ना, जो A होता है, वो किसके कारण होता है, वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण होता है। और प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, और वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है न्यूट्रल के केस में। तो ये दो फॉर्मूला है। A क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर किसके इक्वल होता है, हमारा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के। और किसी भी एक एटम के अंदर हम उसको ऐसे लिखते हैं, X के पैर में Z लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर। मास नंबर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे देखिए, एज डिस्कस्ड अर्लियर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इकट्ठे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। आइए ऊपर देखिए क्या कहता है वो, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज टर्म्ड एज मास नंबर या फिर A क्या होता है, मास नंबर होता है, और इसे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। मास नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन्स और Z इक्वल होते हैं। अब आता है आइसोबार एंड आइसोटोप्स। उससे पहले आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को, वीडियो को पॉज करके रीड करना है। अच्छे से पैराग्राफ को रीड करो। मैं पहले भी बोलती हूँ, अगर आप छोड़ दोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपको ही दिक्कत आएगी। इसे रीड करो फटाफट से। अब आता है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। देखो क्या होते हैं, द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नॉर्मल एलिमेंट X। मान लो एक सिंबल X से रिप्रेजेंट किया, सुपरस्क्रिप्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एटॉमिक मास नंबर A। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो X के ऊपर लिखते हैं A, इसको ना थोड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ। X के ऊपर लिखते हैं A सुपरस्क्रिप्ट में, और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एटॉमिक जो हमारा होता है नंबर नीचे। तो ये देखो ऐसे, जो मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया। आइसोबार्स क्या होते हैं, पहली चीज़ ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी। आइसोबार्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, राइट, ओके। आइसोबार्स आर द एटम विद सेम मास नंबर, जिनके अंदर मास नंबर सेम होता है। अब देखो ऊपर स्ट्रक्चर, मास नंबर मतलब जिनके अंदर A सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन जिनके अंदर Z डिफरेंट है। जिनके अंदर A सेम है लेकिन Z डिफरेंट है, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों। देखो कार्बन वैसे तो आप कहोगे मैम मास नंबर 12 होता है, लेकिन ये जो इसकी आइसोटोपिक फॉर्म होती है, आइसोटॉप्स भी होते हैं कार्बन के, इस वजह से, ठीक है। तो इधर देखिए ऊपर दोनों के 14 है, मतलब मास नंबर सेम है, और नीचे 6 और 7 है, मतलब Z क्या है, डिफरेंट है। तो जब मास नंबर सेम होता है और Z डिफरेंट होता है, वो होता है आइसोबार। ऑन द अदर हैंड, एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, लेकिन जिनके Z सेम है और मास डिफरेंट है, वो होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। आइसोबार्स इसका ऑपोजिट होता है। इन अदर वर्ड्स में कहता है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2.4, देखते हैं अभी क्या है। इट इज एविडेंट दैट डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स किसी में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है किसी में कम है, उसकी वजह से ही आइसोटॉप्स वर्ड आया है। जैसे कि वो कहता है, हाइड्रोजन एटम को ही लेते हैं, ठीक है, 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म होती हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, A भी 1 है और Z भी 1 है। ड्यूट्रियम में क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन की ही फॉर्म है, आइसोटॉपिक फॉर्म। आइसोटॉप क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है। देखो तीनों के केस में, तीनों के पैर में 1 है, लेकिन ऊपर 1 2 3 है, मास नंबर डिफरेंट, तो आइसोटॉप्स हैं,
ठीक है, ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स के फर्क के कारण ही एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है द लेटर आइसोटॉप इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स ऑन द अर्थ, ये अर्थ में मिलते हैं। अदर एग्जांपल्स क्या हैं आइसोटॉप्स के, जैसे कार्बन 6, 7, 8 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे अभी आप ये देख लो, इन केस के अंदर पहले केस में कितने न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, देखो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 12 माइनस 6 6 हो गया। इस केस में देखो 13 माइनस 6 7 हो गए। सी के थर्ड में देखो 14 माइनस के 6 8 हो गए, तो 6 7 8 हो गए। अब क्या है, न्यूट्रॉन्स के फर्क के कारण ही आइसोटॉप्स आते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स, जिसमें मास नंबर तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। ऐसे ही क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले सकते हो। Lastly, an important point to mention regarding isotopes is that chemical properties of atoms are controlled by number of electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके हेल्प से हम केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे और उसके हेल्प से आप केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इफेक्ट पड़ता है, न्यूट्रॉन्स के कारण इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत लिटिल इफेक्ट होता है। देयरफॉर ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव सेम केमिकल बिहेवियर। इसीलिए जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबका सिमिलर केमिकल बिहेवियर होता है। अब प्रॉब्लम आती है 2.1 देखते हैं। कहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालो। इसमें पहले मैं खुद सॉल्व करवाती हूँ फिर देखेंगे। Br का मास नंबर हमें दे रखा है 80, ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 35। जो ऊपर लिखा होता है 80 का मतलब क्या है, A है, मास नंबर है। 1 सेकेंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा जूम करके लिखती हूँ। हाँ जी 80 है, 80 का मतलब है A का मतलब क्या होता है, A होता है हमारा मास नंबर। 35 का मतलब क्या है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के। तो 1 सेकेंड, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो मतलब P कितना हो गया, 35 हो गया। न्यूट्रल केस है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। तो 80 माइनस 35 करेंगे, क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर कितना, 35। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A माइनस क्या करेंगे, Z कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45। ये क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रॉब्लम 2.2 क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। वो कहता है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 18, प्रोटॉन कितने हैं 16 और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। तो सिंबल बताओ। देखो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो Z कितना आ गया, 16 आ गया। Z कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब A क्या होता है, A होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करो, 16 प्लस 16 32। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज भी आएगा। आइए देखते हैं। अब Z तो हो गया 16, A हो गया 32, तो अपन ने ये तो लिख दिया। अब ऊपर देखो चार्ज कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 और प्रोटॉन्स कितने हैं 16, तो कितने का फर्क आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है। तो क्या चीज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो -2 क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर क्यों होगा, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसीलिए एलिमेंट कौन सा आएगा, सल्फर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो आइसोटॉप्स आइसोबार वाला टॉपिक है, इसको वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, रीड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हमें क्या करना है, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। रदरफोर्ड मॉडल हम पढ़ चुके हैं। देखिए, एज यू हैव लर्नड अबव, हमने ऊपर देखा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज लाइक अ स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम। हमने देखा भी रदरफोर्ड मॉडल एटम किसकी तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है, जहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो सन का रोल प्ले करती थी और इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट का रोल प्ले करते थे। राइट, ऊपर लेके जा रही हूँ, सेकेंड, हाँ जी। एंड इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द सिमिलर टू लाइटर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का काम करते थे। व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स, जब क्लासिकल मैकेनिक्स हम सोलर सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो वो ये बताता है दैट प्लैनेट्स डिस्क्राइब्ड वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, मतलब प्लैनेट्स उसका काम कर रहे हैं
एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स का काम करते हैं अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बिटवीन द प्लैनेट्स लगती है उसका क्या एक्सप्रेशन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है G इंटू m1m2 बाय आर स्क्वेयर, जहाँ पर m1 m2 होते हैं मासेस, r होता है उन दोनों मासेस के बीच का डिफरेंस और g होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर m1 m2 के एक तो न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों के मास की बात हो रही है, और r क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, और g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो दिस थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट precisely the planetary orbits and these are in agreement with experimental measurement। तो ये experimental measurement से भी जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं द सिमिलैरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल। अब वो कहते हैं हमने ये बोला भी जो सोलर सिस्टम वाला मॉडल है और न्यूक्लियर मॉडल है दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी ये बताती है भी इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। वो कहता है भी प्लैनेट्स जो है ना वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस के अराउंड ना फिक्स ऑर्बिट में मूव करना चाहिए। आगे वो क्या कहता है, द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स कौन सी होती है, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। q1 q2 चार्जेस होते हैं दोनों पे, r क्या होता है इन दोनों बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, और न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कहता है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की फोर्स होती है ना वो मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है, क्योंकि हमने इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर किया ना, इस वजह से वो ये सब कर रहा है। आगे देखिए, हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, जब एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है ना तो वो एक्सेलरेशन अंडरगो करता है। ये फिजिक्स की थोड़ी बहुत बातें हैं, कंफ्यूज मत होना, आराम से रीडिंग लेना, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, it undergoes acceleration even if it is moving with a very constant speed in an orbit because of changing direction. So an electron in the nuclear model describing planet like orbit is under acceleration. ये मैं आपको डेरिवेशन ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंगली चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड, जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं, शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation। तो एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में वो एमिट करेगा रेडिएशन, और वो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन करेंगे, तो ऑर्बिट क्या करने लग जाएगा, सिंक करने लग जाएगा, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा। कैलकुलेशन ये शो करती है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड 10⁻⁸ सेकेंड ही लेते हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होने में, लेकिन ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन की, एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिक मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो हम ये बोलते हैं भी जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ना वो इनस्टेबिलिटी को लीड करता है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, अगर वो स्टेशनरी होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते न्यूक्लियस से और एक मिनिएचर वर्जन बना देते थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम का। तो बेसिक सी चीज़ वो यही बोल रहा है भी वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक फिक्स ऑर्बिट में करना चाहिए, वरना वो नीचे गिर जाएगा न्यूक्लियस में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों फोर्सेज ही उनके बीच में एक्ट करती हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन को बचा के रखते हैं भी वो उसमें ना गिरे। ठीक है, आगे देखिए, अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज दैट इट कैन नॉट सेइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जी नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आता है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्या डेवलपमेंट थी भी बोहर मॉडल ऑफ एटम आ गया, तो उससे पहले फटाफट से ड्रॉबैक्स को पढ़ लीजिए, 2 मिनट लगाइए। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर हम हमारा आज का वीडियो लेक्चर ये फिनिश करते हैं। 2.2 वाला जो आज के टॉपिक्स हैं हमने सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं 2.3 टॉपिक से, यानी कि हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आप सबको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी कोई ओल्ड एनसीईआरटी में 1-2 लाइंस का फ़र्क है, कुछ भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जस्ट नीचे, जहाँ मेरी वीडियो प्ले हो रही होगी इसकी जस्ट नीचे मेरा नेम होगा ना, नेम के नीचे एक एरो होगी, डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है सारी वीडियो के बारे में जो मैं लिखती हूँ, तो वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप इन पेजेस को, जैसे 4 पेजेस या 5 पेजेस आज हमने पढ़े, इनको आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी एनसीईआरटीज में पेस्ट कर दो, नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।